अच्छा जी, आज हम देखेंगे कि कोई भी हम बिज़नेस करने जा रहे हैं तो उसमें कैटेगरी जो है वो बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो आप लोग प्रोडक्ट की कैटेगरी को सिलेक्ट करेंगे, उसके लिए आप एआई को भी यूज़ कर सकते हैं और मैनुअल तरीके से भी आप चल सकते हैं। जिसका तो अपना कोई एक कैटेगरी कोई बिज़नेस पहले से है, फर्ज करें किसी के फादर को बिज़नेस कर रहे हैं या वो खुद से कोई बिज़नेस कर रहे हैं या अगर कोई चीज़ मैन्युफैक्चरर कर रहे हैं तो आप उस फील्ड में भी जा सकते हैं। लेकिन अगर उससे हट के आप बिल्कुल यानी कह लें कि बेसिक से स्टार्ट लेने जा रहे हैं तो फिर आप कैटेगरी जो है वो अपने लिए सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, वो आप चैट जीपीटी को बताएं कि मुझे कोई 20 कैटेगरीज बताओ, उनमें से आप फिर कोई 5 कैटेगरीज अपने लिए सिलेक्ट कर लें। तो उनमें से फिर आप देख के चलना शुरू करेंगे। वैसे भी आपने जब प्रोडक्ट हंटिंग की है तो हर बंदे ने मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स निकाली होंगी, तो वो हर बंदे ने अपनी सोच के हिसाब से निकाली हैं। आप देखें कि आपने कौन सी कैटेगरी की प्रोडक्ट्स ज़्यादा निकाली हैं। तो जिस कैटेगरी में आपको, अच्छा इसमें याद रखें मैंने बताया था अब सारी चीज़ें चेंज हो चुकी हैं, कंटेंट की गेम है। तो कंटेंट आपने, ये अगर आपको लगता है कि कंटेंट बनाए बगैर आपका बिजनेस चल पड़ेगा तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो अगर आप कंटेंट आपको बनाना पड़ता है तो आप ये देखेंगे कौन सी ऐसी कैटेगरी है जिसका कंटेंट आप इजीली क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको कंटेंट बनाने में मुश्किल आती है या आपको लगता है कि ये कंटेंट मैं नहीं बना सकता तो वो कैटेगरी आप छोड़ दें। ठीक है, अगर मिसाल है लेडीज़ हैंड बैग हैं, तो अगर आप कोई जेंट्स समझते हैं कि यार मेरे लिए मुश्किल है कि मैं उसका कंटेंट क्रिएट करूं, क्योंकि लाजमी बात है हैंड बैग जो होगा वो अगर किसी मर्द ने पकड़ा हुआ है और एक लेडीज़ ने पकड़ा हुआ, दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, तो कौन सा ऐड देख के कोई ख़रीदेगा। ठीक है, आप खुद भी अपने यानी ज़रा सोचें ना दिमाग के साथ चीज़ों को कि अगर एक ऐड आपके सामने आ रहा है तो आप उसको क्यों बाय कर रहे हैं, और अगर आप छोड़ रहे हैं तो उसके क्या वजह है। तो यहाँ से आपको खुद ही चीज़ें क्लियर होनी शुरू हो जाएंगी। जैसे अभी हम मुख्तलिफ फेसेस में चल रहे थे, मुख्तलिफ हमने जगह से प्रोडक्ट हंट की। ठीक है, तो अब आप देखेंगे कि मुख्तलिफ चीज़ें आप लोगों ने उसमें से निकाली हैं। अब एक दफ़ा आप लोग अपनी प्रोडक्ट हंटिंग को खुद से देखें कि आपने क्या क्या उसमें से चूज़ किया। अगर मिसाल है होम एंड किचन की कैटेगरी की प्रोडक्ट्स आपने की हैं तो आप जो वेबसाइट बनाएंगे वो आप होम एंड किचन को माइंड में रखते हुए क्रिएट करें, उस कैटेगरी में चले जाएं। ठीक है, अगर मिसाल के तौर पे कोई आप बनाना चाह रहे हैं शूज़ का तो आप उसको चूज़ कर लें। अगर आप क्लोथिंग की तरफ जा रहे हैं आप उसका चूज़ कर लें। लेकिन एक कैटेगरी जो आप बनाएं फिर उसके अंदर प्रॉपर काम करते जाएं। ये भी ज़रूरी नहीं कि आपने एक कैटेगरी में ही काम करना है, आप मिक्स कैटेगरीज में स्टार्टिंग में आप जो ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स होती हैं आप उसमें जा सकते हैं। आप अभी अगर आपको नहीं आइडिया तो आप एक इस तरह की डोमेन बाय कर लें कि जिसके अंदर आपका कोई फिक्स यानी शो ना हो कि आप अगर परफ्यूम आप करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो लेकिन अभी आप कह रहे हैं कि अभी मुझे कन्फर्म नहीं है कि मैं क्या करूं, तो आप स्टार्ट में जो डोमेन लेंगे उसमें परफ्यूम का वर्ड ना यूज़ हो। लेकिन जब आप एक फिक्स कर लेते हैं कि यार मैंने परफ्यूम ही बेचने हैं तो फिर आप जो अपनी डोमेन लेंगे उसमें आपका परफ्यूम का वर्ड या फ्रेगरेंस का वर्ड, सेंट्स का वर्ड वो आएगा। उससे क्या होगा कि आपकी जो प्रोडक्ट यानी वेबसाइट है उसकी एसईओ के अंदर ये आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। ठीक है, यानी वो रैंकिंग उसकी खुद ब खुद होनी शुरू हो जाती है। तो आप जब भी कोई डोमेन एक बाय करते हैं या अगर मिसाल के तौर पे आप सेंट एंड स्टोरीज़ है तो आपके फ़ौरन दिमाग में आ गया ये किस चीज़ की वेबसाइट है। ठीक है, तो आपने जब भी कोई वेबसाइट बनानी है ये चीज़ें आपने जहन में रखनी है। फिर इसमें जो आपका प्रॉफिट मार्जिन होता है ये बड़ा आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए। अभी इसका मैं पूरा फॉर्मूला भी आपको समझाता हूँ। दूसरी चीज़, आपने जब कोई एक कैटेगरी सेलेक्ट करनी है तो आपने ये भी देख लेना है क्या उसकी डिमांड है। डिमांड चेक करने के लिए मैंने आपको गूगल ट्रेंड्स बताए थे। ठीक है, वहाँ पे जाके आप देखेंगे कि क्या लोग उस प्रोडक्ट को सर्च करते हैं। ठीक है, जैसे हमने बात की थी कि अगर फिजिकल बिजनेस है तो हमें कोई आइडिया नहीं वो चीज़ बिकेगी कि नहीं बिकेगी। लेकिन अगर हम ऑनलाइन बेच रहे हैं तो हमारे पास पूरा डाटा मौजूद है कि हमें ये चीज़ बेचनी चाहिए या नहीं बेचनी चाहिए। जिस प्रोडक्ट में डिप्स आ रही हैं ज़्यादा उसको ना करें। जो सीजनली प्रोडक्ट है वो आपको फिर सीज़न के हिसाब से ही करनी पड़ेगी। ठीक है, जैसे हमने, पता नहीं मैंने आपको जैकेट्स का करके दिखाया था कि नहीं था, दिखाया दिखाया था। हाँ, तो वो उसमें आप देखते हैं कि वो ग्राफ किस तरह से चेंज होता है। तो वो आप देखेंगे कि कौन से मंथ में जाके वो शुरू होता है, आप उसी मंथ में उसको शुरू करेंगे और जिस मंथ में एंड होता है वहाँ तक आपको पता होना चाहिए कि मैंने अपनी चीज़ों को क्लोज़ करना है। ये ना हो कि 15 जनवरी में क्लोज़ हो रहा है और आप स्टॉक मंगवा रहे हैं 18 जनवरी को, तो वो फिर आपको सारा ही लॉस होगा। बाद में आप कहेंगे जी कि ये मेरी किस्मत ख़राब थी। वो किस्मत नहीं थी ख़राब,
आपका अपना सिस्टम ख़राब था। तो ये चीज़ें आपने देखनी है। फिर आप देखते हैं कि उसके कंपटीटर कितने हैं, उसमें डिफरेंट चीज़ें आ जाती हैं। आप उसके देखते हैं एड्स ऑन करके इसके ऊपर फेसबुक ऐड लाइब्रेरी पे कितने लोग बेच रहे हैं। ठीक है, फिर आप उसको दराज पे देखते हैं। दराज जो है मार्केट प्लेस है, तो आप मार्केट प्लेस की भी सर्च करेंगे कितने लोग बेच रहे हैं। अब मिसाल है कि अगर मैं फ़र्ज़ करता हूँ जी मैं फेस वॉश बेच रहा हूँ, तो मैं देखता हूँ कि फेसबुक ऐड लाइब्रेरी पे उसके 400 ऐड चल रहे हैं। अब मैं जब फिल्टर लगाऊंगा उसमें 15 डेज जो पास्ट का है, तो उसमें देखा जाएगा अब कितने रिजल्ट रह गए हैं। अगर मिसाल है कि आपके पास 150 आ गए रिजल्ट, तो आपको पता लग गया कि इस टाइम 150 जो इसके ऐड चल रहे हैं वो एक्टिव हैं, जो रिजल्ट दे रहे हैं। तो आपको पता लग गया कि ये 150 लोग जो हैं ये आपका कंपटीटर है। ठीक है, और यानी आप ये भी देखेंगे कि अगर 150 लोग बेच रहे हैं, आप फिर भी आइडिया लगाएंगे मार्केट कितनी बड़ी है। फिर आप चैट जीपीटी को पूछें कि भाई इसकी डिमांड चेक करो और इसकी बाकी चीज़ें चेक करके बताओ, वो आपको एक एक चीज़ जो है ना वो निकाल देगा खुद से भी। आप खुद से भी मैनुअल रिसर्च भी करें और आप चैट जीपीटी को भी यूज़ करते हुए ये डाटा निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमने लिखा हुआ है कि जी आप अगर एक प्रोडक्ट 2000 की खरीद रहे हैं तो आप उसको 4 साढ़े 4 हज़ार की बेचते हैं। ठीक है, अब कुछ लोग यहाँ पे सोचने लग जाते हैं यार इतना ज़्यादा मार्जिन है। ये मार्जिन नहीं है, इसमें हमारी जो बाकी चीज़ें आएंगी वो भी मैं आपको डिटेल में आके दिखाता हूँ। फिर इसमें आ जाता है कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू, CLV कहते हैं इसको, कि इसमें वो प्रोडक्ट्स आती हैं जो लोग प्रोडक्ट्स को ख़रीदने के बाद दोबारा भी बाय करते हैं। ठीक है, जैसे स्किन केयर की प्रोडक्ट्स हैं या फेस वॉश है, वो आप देखते हैं कि ख़त्म हो जाता है 30 दिन के अंदर, तो 30 दिन के बाद आपको वो रिपीट ऑर्डर आएगा। ठीक है, तो ऐसी प्रोडक्ट जो होती है वो आपको बहुत अच्छा बेनिफिट देती है कि आपका क्लाइंट मुसलसल जुड़ गया आपके साथ। ठीक है, वो रिपीट ऑर्डर आपके साथ चलता जाएगा। उसमें जो आपको ऐड की कॉस्ट पड़ती है वो काफ़ी कम पड़ रही होती है। तो हम इस तरह की चीज़ों को भी चलाते हैं। सप्लीमेंट्स आ जाते हैं, फिर इसमें पेट के फूड आ जाते हैं। फैशन की जो कैटेगरी है इसमें भी लोग इसी तरीके से चलते हैं कि वो बार बार आपको ऑर्डर देते हैं। फिर इसमें शिपिंग एंड लॉजिस्टिक ये तो हमने कर लिया हुआ है, इसको बाद में आगे जाके फिर देखेंगे। फिर आप स्टार्ट से देख सकते हैं लेके कि अगर हम कोई कैटेगरी करने जा रहे हैं, तो अगर हम इसको स्केल करते हैं कल को, तो क्या ये कैटेगरी को बेचा जा सकता है हमारा अपनी पूरी कंट्री के अंदर। फिर उसको अगर हम इंटरनेशनल लेके जाना चाह रहे हैं, तो क्या वो इजी है प्रोडक्ट को बेचना वहाँ पे। ठीक है, अगर मिसाल के तौर पे कोई बड़ी प्रोडक्ट है, या अगर आप कह रहे हैं मैं फूड की कोई प्रोडक्ट बेच रहा हूँ, तो वो आप अपने, या फ्रोज़न फूड है तो वो आप सिर्फ अपने सिटी में बेच सकते हैं। इससे आगे भी आपके लिए मुश्किल होगी इसको बेचना। तो आपने इस तरह की प्रोडक्ट नहीं करनी, वो आपने स्टार्ट से ही देख लेना कि यार ये कैटेगरी जो मैं करने जा रहा हूँ, क्या ये मैं इसको कल को एक्सपेंड करूँ तो किस हद तक जा सकता हूँ। फिर इसमें कुछ चीज़ें देखी जाती हैं कि ये लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती है चीज़, या एक ऐसी चीज़ है जो शशके में आती है, या इस तरह की चीज़ है कि लोग सिर्फ उसको एक फैशन के तौर पे यूज़ कर रहे हैं। उसकी जो डिमांड है वो देखी जाएगी। फिर उसकी जो हमारी ऑडियंस है, क्या वो क्लियरली डिफाइंड है। क्योंकि कई ऐसी चीज़ें आ जाती हैं जिसमें आपको फिर समझ नहीं आती कि यार ये किसको बेचनी है, मेल को बेचनी है, फीमेल को बेचनी है, किस एज के लोग खरीदेंगे। तो जिस चीज़ का आपको क्लियरिटी है कि यार ये चीज़ मैं इन लोगों को बेचूँ तो मुझे बेहतर रिजल्ट मिलेंगे, तो आप उनको लेके चलेंगे उसके अंदर। फिर वजह से मैं आपको बता था कि आप लोग 20 निशेस जो हैं वो सर्च करें, उसमें से आप कोई भी 5 जो है सिलेक्ट कर लें। उसमें भी आप ये करेंगे कि आप जो है अगर मिसाल है 20 कैटेगरीज निकालते हैं, तो उसमें से आपने ये करना है कि आपने कोई भी एक कैटेगरी, मिसाल आप कहते हैं जी मैं फैशन की कैटेगरी सिलेक्ट कर रहा हूँ, तो आप जितनी उसकी माइक्रो निश में चले जाएंगे ना, आपको बेनिफिट उतना ज़्यादा होगा। कि आप कहते हैं जी मैं क्लोथिंग कर रहा हूँ लेकिन मैं सिर्फ मेन का कर रहा हूँ, या मैं किड्स का कर रहा हूँ। ठीक है, एक ख़ास आप निश में चले जाते हैं, उसमें भी आप कहते हैं जी कि मिसाल अगर मैं मेन का कर रहा हूँ तो मैं सिर्फ टी शर्ट्स बेचता हूँ। ठीक है, वो एक स्पेसिफिक होगी चीज़, या मैं सिर्फ जैकेट्स बेचता हूँ। यानी एक सिंगल माइक्रो निश कहते हैं इसको। आप माइक्रो निश में जाएंगे तो आपको मज़ीद उसमें बेहतर रिजल्ट मिलते जाते हैं। फिर आप उसको मुख्तलिफ जो आपने सिलेक्ट की हैं कैटेगरीज, उसको आप देखेंगे गूगल ट्रेंड्स के ऊपर जाके, फेसबुक ऐड लाइब्रेरी पे और टिकटॉक ऐड लाइब्रेरी पे, उन पे जाएं, उन पे चेक करें चीज़ों को। ठीक है,
इस तरह अगर आप कोई चीज़ एक फाइनल कर लेते हैं, आप उसको बताएं चैट जीपीटी को कि मैंने ये प्रोडक्ट जो है ये फाइंड किया है, ठीक है, इसकी मुझे टारगेट ऑडियंस बताओ, ठीक है, इसके इमोशनल ट्रिगर्स बताओ, ठीक है, इसकी ऑफ़र का स्ट्रक्चर बताओ, तो इसकी वो आपको प्रॉफिट स्ट्रेटजी भी आप उससे पूछ सकते हैं। तो ये जब आप इस तरीके से करेंगे तो आपको मज़ीद फ़ायदा होगा। इसको 1 मिनट में ना, ये भी मैं शेयर कर देता हूँ ग्रुप में। अच्छा जी, उसके बाद आ जाता है हमारा कि हमने किस तरीके से अपना जो कंपटीटर है उसको देखना है। तो वो आपको कंपटीटर भी उसी तरीके से आप एक लिस्ट बनाएंगे गूगल शीट के अंदर जाके। सबसे पहले आप प्रोडक्ट लिखेंगे, ठीक है, उसके बाद आप अपना कंपटीटर देखेंगे। तो उसमें अगर आप मिसाल 4-5 लोग देख रहे हैं कि जो बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स को बेच रहे हैं, तो वो आपको पता चल गया कि ये वाले लोग जो हैं हमारे कंपटीटर हैं, ठीक है। अब आप उसमें मुख्तलिफ़ चीज़ें देखेंगे कि वो किस प्राइस रेंज में चल रहे हैं, ठीक है। जब उनकी ऐड परफॉर्म कर रही है और उनको ऑर्डर्स आ रहे हैं, आप देख रहे हैं कि 100 दिन हो गया उनकी ऐड चलते हुए, तो इसका मतलब है सेल्स आ रही हैं। तो आप देखेंगे वो कितने में प्रोडक्ट बेच रहे हैं। ये सारी रिसर्च आपने प्रोडक्ट शुरू करने से पहले करनी होती है, बाद में नहीं, ठीक है। कि अगर मिसाल है मैं देख रहा हूँ कि मैंने फेस वॉश बेचना है, अब मैंने जो फेस वॉश जहाँ से ख़रीद रहा हूँ हो सकता है वो मुझे कहिए आपको 600 का मिलेगा, ठीक है, और मार्केट में आपको 500 का मिल रहा हो, तो मैं 600 का लेके उसको किस तरह से बेचूँ। ये आपको समझना पड़ेगा कि कोई भी चीज़ है वो किस तरीके से चलती है। तो आप उसके जो ऐड के लिंक हैं उनको कॉपी कर लें अपने पास, उसकी प्राइस, उसकी जो ऑफर्स वो दे रहा है कि मिसाल फ्री शिपिंग दे रहा है, या इसके अलावा वो आपको दे रहा है कि बाय वन गेट वन दे रहा है, या कोई इस तरह की 2 बाय 2 गेट 1 इस तरह की कोई ऑफ़र दे रहा है, या और कोई आपको ऑफ़र इसमें वो क्रिएट करके दे रहा है, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पर आप इस तरह करते हैं, एक बंदा अगर शर्ट्स बेच रहा है, ठीक है, अब वो बेच रहा है 200 रुपये की एक शर्ट। अगर वो इसकी एक ऑफ़र बना दे, अब ऑफ़र क्रिएट करना भी पूरा एक काम है, ठीक है। अगर आपको ऑफ़र क्रिएट करनी आ जाए तो फिर आप उससे बड़ा सारा बेनिफिट निकाल लेते हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास एक प्रोडक्ट थी तो वो हमें आती थी 160 रुपये की, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि छोटी प्रोडक्ट या सस्ती प्रोडक्ट को बेचना थोड़ा सा टेक्निकल तरीका होता है। हमने उसका 2 का पैक बनाया, वो हम बेचते थे 1500 रुपये का, 1495 रुपये का, ठीक है। उसमें हम क्या करते थे, पैक ऑफ 2, पैक ऑफ 4, पैक ऑफ 6, सबसे एंड पे हम ऑप्शन, सिंगल की ऑप्शन ऊपर होनी चाहिए, हम देते थे सबसे एंड के ऊपर। पैक ऑफ 2 है 1495 का, सिंगल लेंगे तो आपको 995 का मिलेगा। हाँ जी, ये चीज़ आपको आनी चाहिए। जब आप इस तरीके से चलेंगे तो अगला बंदा कहता है यार 1000 रुपये की मिल रही है, 2 चीज़ें 1500 में मिल रही, चलो फ़ायदा ही है ना, कल को ख़राब हो गई तो दोबारा यूज़ कर देंगे। अब प्रोडक्ट भी ऐसी होनी चाहिए जो आपको समझ आए कि दूसरी भी इस्तेमाल हो सकती है। इस तरीके से पहले चीज़ को समझना है, अपनी ऑडियंस को समझना है, उसके हिसाब से आपने उसको यूज़ करना है। जैसे मैं शर्ट की मिसाल दे रहा हूँ कि अगर एक शर्ट है 200 रुपये की, आप कहते हैं भाई एक शर्ट है 200 की, 2 लेंगे तो आपको सिंगल पड़ जाएगी 150 रुपये की, ठीक है, यानी 300 रुपये की 2। उसके बाद आप इसको मज़ीद, इसकी मैं आपको कल एक पूरी ना बना के दूंगा, आपको मज़ीद आइडिया होगा कि इसको हम किस तरीके से कर सकते हैं। तो ये आपने, अभी मैं आपको इसका थोड़ा समझा दूं, तो इसके बाद हम उसको भी चलते हैं आगे, समझाता हूँ उसके बारे में। कि मिसाल के तौर पे आपने अपना प्रॉफिटेबल जो प्रॉफिट है इसको किस तरह से कैलकुलेट करना है। इसमें सबसे पहले आपकी सेलिंग प्राइस आएगी, ठीक है। सेलिंग प्राइस अगर मिसाल के तौर पे हमने 5000 रुपये एक प्रोडक्ट की रखी है, तो हम देखते हैं कि हमारी प्रोडक्ट की कॉस्ट क्या है, 1500 रुपये, ठीक है। शिपिंग कॉस्ट इसके ऊपर कितनी पड़ेगी, वो तकरीबन आपको, ये मुख्तलिफ कोरियर्स की जो है ना प्राइसेस होती हैं, समझ ले वो आपको 160 कहते हैं, लेकिन वो आपको तकरीबन 200 प्लस में ही पड़ती है। कि अगर आपको 250 रुपये शिपिंग की कॉस्ट पड़ गई और उसमें पैकिंग की कॉस्ट भी आएगी। इसमें वो आपको बताएंगे मेजर सिटीज़ की प्राइस और जो उससे हटके होंगी उसकी प्राइस, ठीक है। अगर मिसाल है वो 200 है तो वो 230-40 रुपये होगी, इस तरह करके होगी, ठीक है।
तो फिर उसमें आ जाता है कि अगर आपकी प्रोडक्ट छोटी है, आप कहते हैं हमारी हाफ़ के जी की प्रोडक्ट है, तो वो हाफ़ के जी का रेट लगेगा आपको। एक हाफ़ के जी से कम का भी होता है, लेकिन वो नॉर्मली नहीं देते किसी को, बहुत कम कोई ख़ास। बहुत ज़्यादा ऑर्डर होते हैं। सीधी बात है, ऑर्डर्स के ऊपर होता है। ठीक है, जब आपके ऑर्डर ज़्यादा होते हैं, जैसे मैंने शूज़ का बताया कि शूज़ का आपका नॉर्मल आप करेंगे तो आपको 2-2.5 किलो का बनेगा। लेकिन जब हमारे ऑर्डर ज़्यादा होते हैं तो फिर हम उनसे बात करके उसको 1.5 kg के अंदर भी ले आते हैं। ठीक है, तो अगर आपकी शूज़ की ऐसी प्रोडक्ट है जो बगैर बॉक्स की पैकिंग की है, फिर आप उसको खाली फ्लायर में डाल के भेजें तो उसका एक्चुअल वेट लगेगा। ये आपको चीज़ें करने से समझ आएंगी कि किस तरह से आपको पैकेजिंग जो है वो किस तरह से कॉस्ट कर रही होती है। फिर अगर मिसाल है आपकी इस तरह की एक चीज़ है कि आप कहते हैं मेरे पास शूज़ भी हैं, यानी ऐसी प्रोडक्ट है जो बॉक्स में आती है, ज़रूरी नहीं शूज़ ही हों। अब कपड़े जो हैं, कपड़ों में ऐसे कुछ होते हैं कि जो आप बॉक्स पैकिंग में आते हैं, कुछ आते हैं वो पैकेट में होते हैं। तो आप 2 अकाउंट ओपन करवा लें, पैकेट्स वाले लग जाएं और जो बॉक्स वाले हैं वो लग जाएं, क्योंकि बॉक्स वाले पे जो रेट लगेगा वो आप उनसे अपने साथ करके रब्ता उनसे बात करके अपना रेट तय कर लेंगे। जी अगर मिसाल 2 kg वेट बन रहा है तो मेरे दोस्त के 100 पार्सल हैं, तो अब ये मेरे ऊपर है मैं कितना तोड़ लेता हूँ उन्हें। ठीक है, एक प्राइस आप कम करवा सकते हैं, दूसरा आप उनके साथ केजी में भी अपने आप को कर सकते हैं कि जी मेरा 2 kg का बॉक्स है, मुझे आप 1.5 kg में करें। ठीक है, अब 1.5 kg हो गया, अब आपका जो एक्चुअल रेट था वो था 200 रुपये, आप कहते हैं नहीं इसको भी कम करो, फिर आप उसमें भी करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से चीज़ें चलती हैं। तो ये आप मुख्तलिफ आपको प्राइसेस जो है ना वो शो होती हैं, लेकिन नॉर्मल जो प्राइस है वो यही रहती है, समझ लें आप। उनके साथ भी कॉन्टैक्ट करना पड़ता है आपको। बिल्कुल ऐसे ही है, वो आप सब अपने अकाउंट ओपन करवा लीजिएगा, फ्री होता है, उसमें कोई चीज़ का ये नहीं कि आपसे कोई पैसे चार्ज करेंगे वो। अच्छा। तो उसके लिए आपको आपका CNIC चाहिए होता है और बैंक अकाउंट चाहिए होता है। और अब जो है वो नई शिक लगा दी है गवर्नमेंट ने कि आपका NTN भी लाजमी है, लेकिन कुछ कोरियर आपको ओपन कर देते हैं अकाउंट। ठीक है, तो आप इस तरह से भी लेके चल सकते हैं उसको। उसके बाद आ जाता है कि शिपिंग के बाद आपकी पैकिंग की कॉस्ट भी आनी है। ठीक है, अगर कोई प्रोडक्ट आपने मंगवाई, प्रोडक्ट आती है 250 रुपये की, तो अगर आप शालमी से मंगवा रहे हैं तो शालमी से यहाँ तक आने का भी किराया पड़ रहा है। अब उस प्रोडक्ट को आपने किसी जगह रखा है, उसका भी आपका रेंट पड़ रहा है। उसको आपने जो पैक किया, पैकिंग उसकी बॉक्स या फ्लायर आपको चाहिए, फ्लायर भी आपको 15 रुपये से 20 रुपये का पड़ जाता है। पर फ्लायर। तकरीबन इस टाइम जो था रेट इसका आपको मार्केट में हो सकता है 850 रुपये, कई जगह 1000 रुपये भी बेच रहे थे पर केजी। ठीक है, लेकिन तकरीबन 650 रुपये पर केजी मिल जाता है आपको। अगर आप उसको थोड़ा सा अपने दिमाग को यूज़ करें तो आप थोड़ी सी इसमें मेहनत करके चले जाएं पीछे और आप सप्लाई ढूंढ के वहाँ से अपने नाम से प्रिंट करवा लें, वो भी आपको तकरीबन 650-700 रुपये में पड़ जाता है। ठीक है, वो आपकी अपनी पर्सनल ब्रांडिंग के साथ जा रहा होता है। ठीक है, उसमें आप उस मुख्तलिफ कलर्स आते हैं, वाइट हो गया, ग्रे हो गया और ब्लैक हो गया, जिस तरह का मर्जी करवा लें। लेने वाले पिंक भी लगा के चला रहे होते हैं, वो हर ब्रांड का अलग अलग चल रहा होता है। जिस तरह का आपका ब्रांड है उसके हिसाब से आप अपनी प्रोडक्ट को करवा सकते हैं तैयार। बॉक्स भी मिल जाते हैं, बॉक्स पैकिंग के अंदर अगर आपने भेजना है, बॉक्स के ऊपर भी आपने फ्लायर लाजमी बात है उसको करना है। कुछ प्रोडक्ट्स बड़ी होती हैं, वो फिर आप क्या करते हैं उसको बबल रैप करते हैं। ठीक है, बबल रैप करने के बाद उसके ऊपर वो फॉइल पेपर जो होता है वो चढ़ता है, वो चढ़ा के आप उसको पैक करते हैं। पैकिंग में अक्सर लोग गलती कर जाते हैं कि यार पैसे बचा लो, थोड़ा कम लगा दो पैकिंग, प्रोडक्ट ख़राब हो जाती है अक्सर प्रोडक्ट, क्योंकि हम पाकिस्तान में बेच रहे हैं, यहाँ पे कैश ऑन डिलीवरी है, अक्सर आपको प्रोडक्ट रिटर्न भी आ जाती है। तो जब रिटर्न आती है तो बॉक्स ख़राब हो चुका है, प्रोडक्ट भी टूट सकती है, ख़राब हो सकती है। तो आपने कोशिश करनी है कि पैकिंग अच्छे तरीके से करनी है, थोड़ी एक्स्ट्रा कर दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, वो पहले आना आप ही के पास। नहीं, ज़रूरी नहीं आना आपके पास ही है। तो ये अभी आपने देखे नहीं है, अगर ये सारे पास आए हों तो फिर आप क्यों भेजेंगे। आप एक दिन तो कर सकते हैं, 2 दिन कर सकते हैं, एक हफ़्ता कर सकते हैं। सर अक्सर डिलीवरी वाला क्या करता है, हमसे पूछता है हम ऑर्डर लेकर आ रहे हैं तो हम उसको कहते हैं कि यार थोड़ी देर तक आ जाना, और वो आगे जाके ऑर्डर कैंसिल कर देता है। हाँ जी, वो इस तरह होता था, अब बहुत सारी चीज़ें चेंज हो चुकी हैं, अब इस तरह पॉसिबल तो नहीं मेरे है। साथ अक्सर हुआ है ऐसा है, मैंने उसको तो आप अपनी गलती देखें ना, आपकी क्यों इस तरह हो रहा है, बाकियों का नहीं हो रहा। वो 2-3 दफ़ा जो है मेरा ऑर्डर कैंसिल हुआ है। वो आपकी हो सकता है उसके साथ कोई ज़ाती कोई मसला होगा। उसके बाद नॉर्मली इस तरह नहीं होता, वो आपको पूछते हैं, कॉल कर लेते हैं, अगर मिसाल है आप अवेलेबल नहीं है तो वो अगले दिन भी आ जाते हैं। 2 से 3 अटैम्प्ट्स होती हैं, लेकिन अगर बार बार आप इस तरह ही कर रहे हैं तो फिर वो उसको पता कि यार इस बंदे ने लेना तो है नहीं, तो वो आपका वो उनको भी पता होता है। अगर मिसाल है
किसी एक बंदे की ड्यूटी इस एरिया में है ना, ये ब्लॉक्स वाइज आपकी ड्यूटी लगी हुई कि जी मिसाल है आपके पास ये वाला बी ब्लॉक आपके पास है, तो बी ब्लॉक के अंदर जो लोग सामान लेते हैं ना, राइडर को पता है कि इसका ऑर्डर आएगा तो ये आंखें बंद करके रिसीव कर लेगा, और जिसने नहीं लेना उसको पता है कि इसके पास जब भी जाना है इसने नहीं लेना। एक कंपनी थी ट्रैक्स कोरियर की, उसके अंदर जब हम ऑर्डर बनाते हैं ना तो वो वहीं बता देता है कि ये बंदे ने ऑर्डर नहीं लेना। हाँ जी, इस हद तक डाटा वो अपने पास रखते हैं कि ये बंदा जब भी ऑर्डर जाता है हमारी कंपनी के थ्रू अगर गया है तो ये ऑर्डर लेता ही नहीं है बंदा। सर मेरे ये वो डिफ़ॉल्टर order है। जो कि पैसे पहले पे हो चुके हैं, ठीक है जी, फिर भी वो घर नहीं आया ऑर्डर देने के। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि अगर आपने पैसे पे कर दिए हैं और वो प्रोडक्ट उसके ना बाद दे, वो company जो ने आपने फिर- पे किया है ना वो कभी भी वापस नहीं लेके जा सकता। कंपनी ने कॉल करी मुझसे पूछा है कि सर आपने ऑर्डर रिटर्न किया है, ठीक है, एनडीओर से शूज ऑर्डर ठीक किया है। था उसके साथ। ठीक है, तो फिर मैंने उसको बताया कि नहीं मैं इस टाइम घर नहीं था, फिर वो दोबारा ऑर्डर आया था। वो ऐसे ही हो जाता है, कभी इस तरह के इशू आ जाते हैं। अक्सर पहले राइडर जो है वो यही करते थे कि वो अपने पास से लिख देते थे कि जी वो अवेलेबल नहीं है, उन्होंने लेने से इनकार कर दिया है, ठीक है। हम रोज़ ये चीज़ें देखते थे, फिर वो उसमें चेंजेस आनी शुरू हो गई, कोरियर ने सारा सिस्टम अपना बदल दिया हुआ है। अब इस तरह नहीं है चीज़ें कि जो पहले चल रहा था अगर एक बंदा गलत कर रहा है तो सारे ही गलत होंगे। आप देखेंगे अगर इतना बड़ा बिजनेस चल रहा है, आपको मैंने शायद दराज की सेल्स आपने देखी थी यहाँ पे, जी जी सर। ठीक है। अब करोड़ों रुपए की सेल अगर हो रही है तो वो पागल तो नहीं है सारे कि वो वापस लेने के लिए बैठे हैं कि सामान सारा वापस आ जाए। अगर सारा वापस आ जाएगा तो फिर आप बेचेंगे क्या या कैसे चलेगा बिजनेस? अगर आप ये देख रहे हैं कि हज़ार ऑर्डर्स आ रहे हैं तो वो जा रहे हैं, डिलीवर्ड हो रहे हैं, तो आगे से हम कंपेन चलाते हैं ना, ऐसा तो कोई पॉसिबल नहीं है। आपको रोज़ नुकसान हो, आप करेंगे काम? 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन बर्दाश्त कर लेंगे, उसके बाद आप कहेंगे बस भाई आगे नहीं होगा। लेकिन अगर आप देख रहे हैं कि एक बंदे का अगर ऐड चल रहा है 100 दिन से 500 दिन से, तो वो बगैर प्रॉफिट के क्यों कोई बिजनेस करेगा? ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपने इस तरह समझनी है पहले अच्छे तरीके से। फिर इसमें आ जाता है अब आपकी पैकिंग की कॉस्ट इसके ऊपर कितनी आएगी, ठीक है। तो वो नॉर्मली हम 50 रुपये लगाते हैं, आप उसको अपने हिसाब से देख सकते हैं अपनी जो है कॉस्टिंग कितनी इसके ऊपर पड़ रही है। फिर ऐड की कॉस्ट आती है। ऐड की कॉस्ट जो है वो नॉर्मली आपको समझ लें कि प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट वेरी कर रहा होता है। कई प्रोडक्ट्स की जो है डिमांड अगर ज़्यादा होगी आपकी, जो मैंने बताया कि सारी चीज़ें मैटर करती हैं। अगर ऐड ही ठीक नहीं बना हुआ, ऐड गलत ऑडियंस को दिखा रहे हैं तो वो चलता जा रहा है, वो कहाँ से ऑर्डर लाएगा? अगर एक ऑर्डर आपको देख रहे हैं, अभी मैंने जिस तरह ऐड काउंट दिखाए हैं कि 200 का भी पड़ रहा है, 300 का भी पड़ रहा है, 400 का भी पड़ रहा है, आपको एक आइडिया हो गया कि 300 से 400 रुपये का ऑर्डर पड़ेगा। आप एक अपनी जब एक वो बनाते हैं कैलकुलेशन, तो आप उसमें ऐड की कॉस्ट डाल दें 300, 350, 400 रुपया। एक पहले आपने उसका वर्क जो है बना लेना कि आपको आइडिया हो जाए कि हमारा जो इसमें कॉस्टिंग किस तरह से बनेगी। उसके बाद आपने इसमें रिटर्न जो है, रिटर्न को भी मैनेज करना होता है। अगर आप कहते हैं कि 250 आपको डिलीवरी चार्जेस पड़ेंगे, तो अगर वो रिटर्न आ जाता है तो आप अगर मिसाल के तौर पे उसकी कैलकुलेशन हम निकालते हैं, 100 रुपये हमने उसकी एवरेज रखी होती है कि रिटर्न के चार्जेस हम 100 रुपये डालेंगे, ठीक है। ये कैलकुलेशन ठीक नहीं है जो इसके ऊपर बनी हुई है ना, क्योंकि उसमें उसने जो ऐड की कॉस्ट है वो 1200 रुपये लिखी हुई है, ठीक है। अब वो ये पता नहीं किस प्रोडक्ट को देखते हुए निकाला गया है, लेकिन अगर हम उसको देखते हैं कि नॉर्मल हम देख रहे हैं प्रोडक्ट्स, तो अगर प्रोडक्ट आपकी होगी मिसाल 2000, 2500, 3000 की प्रोडक्ट है, तो वो आपको तकरीबन 300-350 रुपये में कॉस्ट करता है, ठीक है। तो आप उसको कैलकुलेट इसी हिसाब से करेंगे जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो उसके बाद आपको आपका प्रॉफिट एक आइडियल निकल आएगा कि इतना प्रॉफिट आपको पर प्रोडक्ट बचेगा। तो फिर भी आपका जो मिनिमम से मिनिमम है प्रॉफिट, वो 700-800 रुपया कम से कम होना चाहिए पर ऑर्डर में, ठीक है। तभी आप बेहतर उसमें परफॉर्म कर सकते हैं। फिर इसमें आ जाता है कि हम जो अपॉर्चुनिटी वैलिडेशन है, इसकी मैट्रिक्स किस तरह से चलते हैं कि डिमांड जो है वो 25% इसका वेट होगा, कंपटीशन 20%, प्रॉफिट मार्जिन 25%, ऐड पोटेंशियल 20% और सप्लायर जो है रिलायबिलिटी जो है वो 10%। हमने इसमें एक रेशो बनाई हुई है। तो फिर हम इसमें देखते हैं कि जो हमारा इसका एक टोटल स्कोर बनेगा वो 7 to 8% हो तो हम उस प्रोडक्ट को लॉन्च कर सकते हैं। ये चीज़ें आपको सीधी बात है, जब आप चलाना शुरू करते हैं फिर जाके ही समझ आती हैं। एक वो पढ़ने की हद तक वो चीज़ है, जब आप प्रैक्टिकल में जाते हैं, अप्लाई करते हैं, तो फिर आपको सारी चीज़ें जो है वो उस हिसाब से नज़र आती हैं और आप मज़ीद उसको बेहतर जानते जाते हैं।
इस तरह ही आप एआई को यूज़ करते हुए उसको प्रॉम्प्ट देंगे, उसको पूछ सकते हैं कि मुझे एक प्रोडक्ट जो है वो 10 प्रोडक्ट निकाल के दो जिसकी कॉस्ट प्राइस 2000 के अंदर होनी चाहिए और उसके जो विजुअल्स हैं वो अपीलिंग हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग हो प्रोडक्ट, ठीक है। और आप उसको टिकटॉक और मेटा की जो वीडियोस हैं वो आप यूज़ करेंगे पाकिस्तान में रहते हुए, तो आप ये भी यूज़ कर सकते हैं। उसको प्रॉम्प्ट देंगे तो आपको वो इस पर भी रिज़ल्ट निकाल देगा। इस तरह इसमें कंपटीटर का भी आप प्रॉम्प्ट डाल सकते हैं और वैलिडेशन का भी डाल सकते हैं। ज़्यादातर लोग गलती क्या करते हैं प्रोडक्ट हंटिंग के अंदर, वो प्रोडक्ट ऐसे ही चूज़ करते हैं जो उनको पसंद है। हमने अपने लिए प्रोडक्ट नहीं बाय करनी, हमने एज आ क्लाइंट सोचना है कि अगर कोई क्लाइंट है वो इस प्रोडक्ट को किस तरह से देख रहा है। बहुत दफ़ा हम इस तरह ही होता है कि हमने कोई प्रोडक्ट देखी, मुझे कोई चीज़ अच्छी लगी तो मुझे लगा ये बिकेगी, लेकिन जब हम उसको लगाते हैं तो पता चलता है वो नहीं बिकती, ठीक है। जैसे परफ्यूम है, अगर मिसाल के तौर पर मुझे कोई परफ्यूम अच्छा लग रहा है और मैंने उसका ऐड चलाया, उस पर रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, लेकिन जो मुझे नहीं पसंद आया वो मैंने चलाया तो उस पर बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। यानी इस तरह से भी होता है। आपने कोई भी प्रोडक्ट जो है वो हमेशा इस अंदाज से सोचनी है एज अ क्लाइंट कि वो किस तरह से सोचेगा। दूसरी चीज़ कि मैं बार बार एक बात करता हूँ कि आपने कोई भी प्रोडक्ट बाय नहीं करनी जब तक आपको रिस्पॉन्स का आइडिया ना हो कि उसके रिज़ल्ट आएंगे कि नहीं आएंगे। अगर आपको लगता है कि ये ऐड सही परफॉर्म करेगा, चल रहा है, हमारे स्टैट्स उसके मुताबिक पूरे उतर रहे हैं जो हमें चाहिए, हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक हमारा प्रॉफिट निकल रहा है इसमें, और आपको एवरेज ऑर्डर्स का भी आइडिया हो रहा है, फिर आप उस प्रोडक्ट को मंगवा के और आप बेचना शुरू कर देंगे। और कोशिश करें जब कोई प्रोडक्ट करें उसके आपके पास कम से कम 2-3 सप्लायर लाजमी हो। ये ना हो कि एक के पास प्रोडक्ट ख़त्म हो गई है या स्टॉक नहीं मिल रहा है या वो कहीं चला गया है तो आप उसके बाद परेशान बैठें कि मैंने कैसे इसको लेके चलना है, ठीक है। तो ये आपको फौरी फौरी जो है ना वो इन चीज़ों पे वर्क करना होता है। और आपने ये नहीं करना कि ऑर्डर आए तो 3 दिन तक आप कहते हैं अच्छा यार कंफर्म कर लेंगे, भेज देंगे, देख लेंगे, तो वो फिर ऑर्डर वापस ही आएंगे सारे। जब आप टाइम को मैनेज करते हुए चीज़ों को लेके चलेंगे तो फिर आपको इशू नहीं आएगा। फिर अक्सर लोग क्या करते हैं कि वो शिपिंग कॉस्ट नहीं डालते। अक्सर हम ना मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स को, मैंने जैसे बताया कि चेक कर रहे होते हैं कंपटीटर्स को। अब हम ऐड देख के जब उसको ओपन करते हैं तो पता लगता है एक प्रोडक्ट आ रही है 1000 रुपये की, तो वहाँ पे वो 1200 रुपये की बेच रहे हैं। अगर आप उन जो बेचने वाला बंदा है उससे रब्ता करें, उसको पूछेंगे ये आप किस तरह से कैलकुलेट कर रहे हैं, तो वो कहेगा 1000 की आती 200 रुपये प्रॉफिट है। उसको ये पता ही नहीं है कि इसके ऊपर शिपिंग कॉस्ट पड़नी है, डिलीवरी चार्जेस पड़ने हैं, बाकी मामलात हैं। वो बहुत सारे लोग ये गलतियाँ कर जाते हैं, वो उन पर ये पूरी तरह से चीज़ें नहीं डालते, ठीक है। अब ऑर्डर तो उसको आ जाएंगे कि वो सस्ता बेच रहा है, लेकिन क्या होगा कि वो सारा लॉस हो रहा है उसको। वो उसको कुछ दिन बाद आइडिया होगा जब वो पता चलेगा कि सारे पैसे चले गए, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने पहले से प्रॉपर कैलकुलेट करके इसका हिसाब लगा के फिर आपने करना है। फिर अक्सर लोग सैचुरेटेड प्रोडक्ट्स ढूंढ लेते हैं और वो क्या करते हैं, वो देखते हैं कि यार अगर एक बंदा मिसाल के तौर पे परफ्यूम बेच रहा है, मेरा कोई कज़न बेच रहा है तो मैंने भी परफ्यूम ही बेचने हैं, उसको ऑर्डर आ रहे हैं तो मुझे भी आ जाएंगे। ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर आप मिसाल है 100 लोग शुरू करते हैं बिज़नेस एक साथ और आप सेम प्रोडक्ट पे करेंगे तो आप देखेंगे कि सबके रिज़ल्ट में फ़र्क होगा। किसी को ज़्यादा ऑर्डर आ रहे होंगे, हो सकता है उसकी स्ट्रेटजी ठीक हो, उसमें वो जो कंटेंट है उसके ऊपर वो काम कर रहा हो। आप सिंपल उसमें एक वीडियो बना के आप कहने कि मुझे ऑर्डर नहीं आ रहे, तो ऑर्डर ऐसे नहीं आते। ये एक बिज़नेस है। लोग ना असल में इसको समझ लेते हैं ये कोई शायद स्कीम है, कोई जुआ है या कोई इस तरह का चक्कर है कि आपने आज पैसे इसमें डालने, कल वो 10 गुना हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होना। ये एक प्रॉपर बिज़नेस है। इसको आप अगर सही तरीके से करते हैं। जी अटेंडेंस हो गई है जी सबकी? उनकी रह गई 1 मिनट। तो ये इस तरीके से जो है ना वो आपने प्रोडक्ट को देख के चलना है। ये नहीं देखना कि मुझे क्या अच्छा लगता है यार, अगर कोई एक बंदा बेच रहा है तो मैंने भी वही प्रोडक्ट बेचनी है। मैंने आपको इसलिए बार बार कहता हूँ कि कोशिश करें कि यूनिक आइटम निकालें। क्या बात है भाई, क्या कोई ज़रूरी बात चल रही है? नहीं, वो कह रहा है कि जो है प्रोडक्ट रिटर्न होंगे तो उसकी कॉस्ट हमें पड़ेगी। मैंने कहा लाजमी बात है, आपको पड़ेगी। तो वो आप पहले
समझ लें चीज़ों को, वो आहिस्ता आहिस्ता आपको सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। जब उनके स्टेप आते जाएंगे आप अगले स्टेप को सारे सोचने लग जाते हैं कि कैसे होगा, कहाँ से मिलेगा, ऐड कैसे चलेगा, ऐड कैसे बनेगा, वो सारे काम बाद के हैं। वो जब उस चीज़ पे हम पहुँचेंगे तो आपको सारी चीज़ें वन बाय वन क्लियर होती जाएंगी। आपने टेंशन नहीं लेनी कि कोई चीज़ कैसे होगी। अभी आपका फोकस सिर्फ यहाँ तक होना चाहिए जहाँ तक आपको बता रहा हूँ, उससे आगे छोड़ दें। अच्छा जी, कि अक्सर ये आप लोग गलती करते हैं कि एक ही सप्लायर के सर के ऊपर प्रोडक्ट को लॉन्च कर देते हैं। या अगर मिसाल है एक प्रोडक्ट आपने देखी, और वो ऐसे ही मेरा कज़न था, उसने एक प्रोडक्ट देखी तो उसने कहा यार मैं ये लगा दूँ। अब मेरे पास टाइम इतना नहीं होता, उसने मेरी तस्वीर भेजी, मैंने कहा लगा दो, ये चलेगी प्रोडक्ट। अच्छा, अब मुझे क्या पता उसने पीछे सारा इंतज़ाम किया है कि नहीं। उसने लगा दी, मुझे फ़ोन करके कहता यार ऑर्डर आ रहे हैं। मैंने कहा ज़बरदस्त। तो शाम को फ़ोन आया इतने ऑर्डर हो गए हैं। मैंने कहा अच्छी बात है। अब मुझे अब क्या पता आगे क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे। तो 3 दिन बाद मुझे फ़ोन करके कहता है यार वो प्रोडक्ट नहीं मिल रही। मैंने कहा क्या मतलब। कहता है वो मैंने ग्रुप में देखी थी और वो कराची का सप्लायर था, तो वो कहता प्रोडक्ट तो ख़त्म हो गई है। नहीं, सप्लायर भागा नहीं, वो प्रोडक्ट शॉर्ट हो गई ना। वो एक ही सप्लायर ने, क्योंकि जब भी कोई प्रोडक्ट आती है पहले कराची आती है, फिर वहाँ से आपके पास यहाँ पहुँचती है। हमारे पास अक्सर ग्रुप होते हैं मुख्तलिफ, यानी जो प्रोडक्ट्स के। अब वो जनाब प्रोडक्ट तो उसने ढूंढ ली, अब प्रोडक्ट मिल नहीं रही। अब मैंने पूरा जो है ना वो पाकिस्तानी छान मारा, क्योंकि मुख्तलिफ लोगों से था रब्ता, यानी गुजरांवाला भी, लाहौर भी, और शहरों में हमने पता किया, वो प्रोडक्ट कहीं पे नहीं थी। ठीक है, वो जनाब फिज़िकल भी जाके पता किया, नहीं मिली प्रोडक्ट। ठीक है, वो भी 1 हफ्ता लग गया उस प्रोडक्ट को, नहीं हफ्ता नहीं, तकरीबन 15 दिन लग गए। 15 दिन के बाद जाके वो प्रोडक्ट दोबारा वापस आई। ठीक है, तो फिर उसने वो उन लोगों से दोबारा कंफर्म किया, उन्होंने कहा भेज दो। वो इस तरह की प्रोडक्ट थी कि वो यानी अट्रैक्ट करती थी, तो वो चल गई, उसको वो ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ उसके अंदर। लेकिन अगर आप इस तरह से चलेंगे कि आपके पास प्रोडक्ट नहीं है, सप्लायर एक ही था, तो फिर आपको प्रॉब्लम आएगी। यानी उसने एक बात तो मेरी मान ली ना कि आपने पहले ऐड चलाना है, वो उसने सुन लिया, बाकी बात नहीं सुनी कि प्रोडक्ट अरेंज भी करनी है, तो वो अरेंज की कोई नहीं और वो चला दिया। और जब आप इस तरह की चीज़ को चला रहे हैं कि आप कराची में वो प्रोडक्ट है, तो आप सिर्फ उसके 2-4 ऑर्डर्स तक देखते हैं, आपको आइडिया हो जाता है कि किस तरह से पोजीशन है इसकी, चलेगी कि नहीं चलेगी। अब आप अगर 50 ऑर्डर लाने तक उसको सिर्फ देख रहे हैं, तो फिर आपकी अपनी बेवकूफ़ी है कि आप उसको इतना लंबा चलाई जा रहे हैं और आगे प्रोडक्ट नहीं है आपके पास। और दूसरी चीज़ कि आपने खाली टिकटॉक के व्यूज़ देख के नहीं अंदाज़ा लगा लेना ये प्रोडक्ट चलेगी। अक्सर लोग ये गलती करते हैं कि हमने जी टिकटॉक पे लगाया, बड़ी दुनिया ने देखा, उसको देखने में और ख़रीदने में बड़ा फ़र्क है। बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि मेरे पास प्रोडक्ट जो है ना, इसको मैं व्हाट्सअप के स्टेटस पे लगाऊंगा, मेरे बड़े लोग जानने वाले हैं, तो मेरी प्रोडक्ट बिक जाएगी। तो आप देखेंगे आपको एक ऑर्डर भी नहीं आएगा, ना आपके किसी रिश्तेदार की तरफ से, ना कहीं और से। और अगर आप इस जोन में रहते हैं ना कि मुझे ऑर्डर्स आ जाएंगे, तो आप तजर्बा करके देख लें, किसी भी कैटेगरी की प्रोडक्ट आप लगा लें, एक सिंगल ऑर्डर भी नहीं आएगा आपको। हाँ जी, तो इस तरह का जो अक्सर लगता है ना लोगों को, तो वो काम नहीं करता। ये सारी चीज़ें बेसिकली मैं आपको वो बता रहा हूँ जो तजर्बात करने के बाद हमने सीखी कि ये चीज़ें ऐसे वर्क नहीं करती। तो वो अगर आप खुद से करना चाह रहे हैं तो फिर आपकी मर्ज़ी है कि आप टाइम और अपने पैसे को वेस्ट करें और उसके बाद फिर वही चीज़ दोबारा सीखें आप। फिर इसमें आ जाता है कि आप डेली कोशिश करें कि इन चीज़ों के ऊपर काम करें, कि टिकटॉक क्रिएटिव सेंटर जो है उसको ओपन करें। ठीक है, ऐड लाइब्रेरी जो है टिकटॉक की, मेटा की ऐड लाइब्रेरी, गूगल ट्रेंड्स पे जाएं, सप्लायर्स जो हैं उनको भी देखें साथ साथ। उस आपके पास मैं मुख्तलिफ ग्रुप आपको दूंगा, उनमें आप को डेली प्रोडक्ट्स आएंगी। ठीक है, जल्दी इंशाल्लाह। तो वो आप उसमें प्रोडक्ट्स, मसला पता क्या है, वो अगर मैं अभी दे दूंगा ना फ़ौरन, तो उससे क्या होगा कि ये जो प्रोडक्ट हंटिंग है यही स्टॉप हो जाएगी और हर बंदा उस पर चला जाएगा और डेली वही प्रोडक्ट हर बंदा जो है ना वो निकाल के दिखा रहा होगा, सर ये देख लें प्रोडक्ट। अब वो प्रोडक्ट तो मुझे पता है, अब ये अक्सर लोगों को लगता है प्रोडक्ट हंटिंग शायद मैं अपने लिए करवा रहा हूँ, मैं निकाल सकता हूँ प्रोडक्ट्स, ऐसा कोई मसला नहीं है। ठीक है, और जो आप लोगों ने प्रोडक्ट्स निकालनी है वो सारी मैं बता रहा हूँ कि ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स जो आएंगी आपको उसमें सब कुछ डेली आ रहा है। डेली आपके पास इतनी प्रोडक्ट्स आ रही हैं कि आपको ये वर्क की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन वो क्या होगा, वो खाली आप नहीं देख रहे, हर बंदा वही प्रोडक्ट्स देख रहा है। अगर आप भी उसी प्रोडक्ट को चलाते जा रहे हैं जो बाकी सारे चला रहे हैं, तो फिर आपको रिस्पॉन्स नहीं आएगा। आप कोशिश करें कि अलग प्रोडक्ट निकालें, अलग प्रोडक्ट पे काम करें। तो पीछे कोई अलग क्लास हो रही जी? नहीं, देखें ना, आपने दिमाग भी साथ साथ इस्तेमाल करना है, खाली प्रोडक्ट नहीं देखनी, सारी चीज़ों को देखना है
कि वो प्रोडक्ट मिलेगी कहाँ से, ठीक है। अगर वो कराची में है तो फिर आप पहले ये देखें कि आप कराची से वो प्रोडक्ट कितने टाइम में यहाँ आ सकती है। आपको सारी चीज़ों की कैलकुलेशन पता होनी चाहिए। अगर आप हवा में तीर लगा रहे हैं तो फिर नुकसान होगा। आपको पता होना चाहिए हर चीज़ का कि अगर ये प्रोडक्ट मैंने मंगवा के देनी है कितने दिन में पहुँचेगी, ठीक है। आप तो कराची की प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, लोग चाइना की प्रोडक्ट की टेस्टिंग करते हैं यहाँ पे। अभी तो हम वो भी शायद सीखें, अभी अगर टाइम हुआ तो मैं आपको वो भी सिखाऊंगा कि हम चाइना से प्रोडक्ट किस तरह से सोर्स कर सकते हैं, ठीक है। तो वो उसमें अगर हम जी कब सिखाएंगे, जब उसकी बारी आएगी तब वो भी सिखा देंगे। बात ये ना, मैंने आपको बताया कि जितना आप लोगों का इंटरेस्ट होगा उस हिसाब से मैं चीज़ें सिखाता जाऊँगा। मैं खाली कोर्स के ऊपर नहीं रहूँगा कि कोर्स ख़त्म हो गया या टाइम ख़त्म हो गया तो बस ये कहानी ख़त्म, ठीक है। तो मेरी कोशिश होती है यार कि अगर कोई चीज़, अगर मेरे पास नॉलेज है तो किसी का फ़ायदा हो सकता है तो हो जाना चाहिए, लेकिन अगला भी सीखे तो फिर ही होता है ना फ़ायदा। तो अगर अगले ने सीखना ही नहीं है, इंटरेस्ट ही नहीं लेगा कोई, तो फिर वो मैं उस पर टाइम तो नहीं ज़ाया करूँगा। तो ये आपने मुख्तलिफ़ चीज़ें जो हैं इसको करना है। ये जो आपको शीट बता रहा हूँ ये आप लाजमी हर बंदा इस पर काम करे। अगर खाली इसको देख के और बंद करके रख दिया तो फिर फ़ायदा कोई नहीं है। सप्लायर्स को भी आप छोड़ दें इसमें से, उस खाने को अलग कर दीजिएगा, बाकी चीज़ों में वर्क कर लीजिएगा। सप्लायर्स का मैं आपको बता दूंगा, सप्लायर्स भी आपको मिल जाएंगे, उसकी कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। कोई चीज़ भी नामुमकिन नहीं है। बहुत सारी चीज़ें आपको मैंने बताया ना कि इससे हट के बताऊंगा, वो अभी आगे जाके वन बाय वन आएंगी, ठीक है। वो फिर आपको आइडिया होता जाएगा। जैसे अभी अगर हम जाते हैं इसके ऊपर एक्सपो के ऊपर, अब अगर एक प्रोडक्ट का एक्सपो लगा हुआ है तो उस प्रोडक्ट के सारे सप्लायर्स वहाँ पे आपको मिल गए। कोई कराची का होगा, कोई लाहौर का होगा, कोई सियालकोट का होगा, सारे आपको एक ही जगह पे चीज़ें मिलनी शुरू हो जाती हैं। और अब जब आप जाते जाएंगे मुसलसल तो आपको हर कैटेगरी की चीज़ें मिलनी शुरू हो जाती हैं, उनके नंबर्स मिल जाते हैं, सप्लायर्स खुद आए होते हैं, ठीक है। बल्कि आपने विज़िट भी महक किया है, क्या मिला नॉलेज आपको फिर? किसके? अच्छा।